नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन साइंस सिटी परियोजना का निरीक्षण किया, जिसके बाद सीएम धामी ने विज्ञान सेतु के तहत विज्ञान वाणी 88.8 मेगाहर्ट्ज, विज्ञान दृश्यम और विज्ञान धारा का लोकार्पण किया। साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति पर आयोजित परिसंवाद में शामिल होकर वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। यहाँ पर पूरे भारत की चौथे पांचवें नंबर की साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी हमने राज्य के अंदर शुरू की है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे राज्य के युवा, हमारे राज्य के वैज्ञानिक, आज जो दुनिया का परिवेश बदला है, जिस प्रकार से आज ज्ञान विज्ञान इनोवेशन पूरे दुनिया की आज एक तरह से मैं कहूँ कि ज़रूरत बन गई है और उससे हम जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत जुड़ाव देवभूमि उत्तराखंड से है। विकसित भारत का जो संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, साथ में इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए हमारा ये केंद्र आने वाले समय में पूरे भारत का एक बड़ा केंद्र बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। उत्तराखंड राज्य के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, युवाओं को और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में काम करने वालों को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। केदारनाथ धाम में वीआईपी मेहमान नवाजी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी नेताओं पर मंदिर समिति के खर्च पर ठहरने और खान पान के आरोपों को लेकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि संबंधित नेताओं को पूरा खर्च लौटाने के साथ 51,000 रुपये अतिरिक्त दान भी देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर समिति की सुविधाएं केवल जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए हैं, वीआईपी मेहमान नवाजी के लिए नहीं। 50 प्याज भी खाएंगे, 50 मिर्ची भी खाएंगे, 50 कोड़े भी खाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। लालच, भाई अगर नाम आ गया था तो दे देते वो पेमेंट, मंदिर समिति को बोलते भाई कितना है तुम्हारा पेमेंट, दे देते। कितनी मोटी चमड़ी बनी हुई है कि अभी तक झेल रहे हैं, लेकिन कितने का है वो बिल? 2, 5, 10 हजार 20 हजार का होगा। इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई बीजेपी की पदाधिकारी हैं, कोई मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, और इतने के लिए मर रहे हैं। मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इतने कोड़े पड़ रहे हैं चमड़ी पे, उसको झेल रहे हैं पर दमड़ी न जाए। क्या अफसोस की बात है। देखिए, मंदिर समिति पहले दिन ओपनिंग के समय में अगर कोई यात्री ये कहे कि उसको दिक्कत है तो उनकी व्यवस्था करती है। मंदिर समिति का ये भी काम है, मंदिर समिति का, कि अगर कोई यात्री परेशानी में है तो चाहे वो पहला दिन हो चाहे वो आखिरी दिन हो, मंदिर समिति उसको क्या मदद कर सकती है, ये मंदिर समिति का दायित्व है। लेकिन ये तथाकथित लोग उस श्रेणी में नहीं आते। ये वीआईपी लोग हैं, इस प्रदेश की राजनीति के बड़े हस्ताक्षर हैं और इन बड़े हस्ताक्षरों को चाहिए कि वो मंदिर पर आश्रित होने के बजाय वहां पर इस रूप में जाएं कि वो परमेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। इस पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा परंपरागत रूप से दक्षिणा ग्रहण करते हैं, चोरी नहीं करते। साथ ही उनका कहना है कि इस घटना में मंदिर संस्था के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। तो वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन बिना किसी जांच किसी वर्ग की आस्था और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से पूजा पद्धति में जो पुजारी होता है, पुजारी को दक्षिणा दी जाती है। इसलिए मैंने जबकि विषय निकल कर आया कि भाई बिना जेब के रहना है तो दक्षिणा से वंचित नहीं किया जा सकता है। दक्षिणा स्वतः यजमान द्वारा दी गई श्रद्धा का पक्ष होता है। लेकिन जो चोरियां होती हैं, दूसरे प्रकार स्थितियाँ निर्माण होती हैं, एक प्रकार से समितियों के, चाहे मंदिर समिति हो चाहे उसके प्रशासनिक कर्मचारियों
से द्वारा ही ये अभी तक पकड़ी गई है, इसलिए उसको मेरा ये कहना पुजारी से पंडा से जोड़ना उचित नहीं है। देहरादून के चक्राता विधानसभा क्षेत्र के बाड़वाला में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में वरिष्ठ नेता एवं विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बता दें कि उन्होंने 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत कर बदलाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, नई बात तो है नहीं। जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक बात है, हम अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हैं। आज कालसी के अंदर विकासखंड कालसी के साथियों से हमने संवाद स्थापित करने का काम किया है। आज बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस में आने का और 2027 की जो चुनौती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सेवा सुशासन एवं समर्पण अभियान के तहत मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में बहुउद्देशीय सेवा शिविर आयोजित किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिविर का उद्घाटन कर लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर निस्तारण कराया। तो वहीं 33 विभागों ने एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। साथ ही इस मौके पर मंत्री ने बिलाड स्टेडियम निर्माण जल्द शुरू होने और संगठन को मजबूत करने की बात भी कही। सेवा, सुशासन और समर्पण दो धामी सरकार का संकल्प है। धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 5 साल पूरे हुए हैं और 5 साल के अंदर लगातार जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं का समाधान धामी सरकार कर रही है। आज यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। आज सख्त नकल कानून लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, 34,000 लोगों को इन 5 सालों में नियुक्ति मिली है। और सबसे बड़ी बात, एक संवेदनशील सरकार का परिचय। देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन आपदा के बाद जब सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, सरकार के चेयरमैन, सरकार के अन्य अधिकारी जब जनता के बीच में होते हैं तो लगता है जनता की सरकार हमारे साथ है और ये काम पूरी ईमानदारी से हमारी सरकार कर रही है। जैसा कि मुझे जानकारी बताई, मात्र 2 घंटे के अंदर 351 से अधिक लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। इसके लिए मैं अपने एडीएम और जो जितने भी अधिकारी यहाँ पर हैं उनको शाबाशी देता हूँ। और अभी मुझसे कहा गया है कि ऐसे कैंप और लगने चाहिए, तो समय समय पर 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सरकार के कैंप और लगाएंगे ताकि जनता को उसको लाभ मिले। सुशासन कार्यकाल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है। सरकार जनता के द्वार, सरकार की मंशा है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुँचनी चाहिए, किसी वजह से नहीं पहुँच पा रही है, तो इन कैंपों के माध्यम से विभिन्न विभागों को एक ही छत के नीचे ला करके लोगों तक इन योजनाओं को पहुँचाएं, ताकि लोग घर बैठे इन योजनाओं का लाभ उठा सके। आपने आज देखा होगा कि विभिन्न विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पे बहुत अच्छा आज कार्यक्रम भी चला और अभी तक लगभग 351 लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। मुझे उम्मीद है कि शाम तक बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के इस कैंप का लाभ उठाएंगे। लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, वो 24 घंटे लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है। ऐसे में ये बिल्कुल ये जो विधायक जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो यहाँ निर्देश दिया गया है अधिकारियों को, मुझे लगता है बिल्कुल सही निर्देशित किया गया है कि अधिकारी अगर जनता के बीच नहीं रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, तो फिर उन अधिकारियों की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए मेरा भी निवेदन है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने आज निर्देशित किया है अधिकारियों को, मेरा भी निवेदन है कि जो जनता के जो काम है, जनता को उन कामों में सुविधा होनी चाहिए, जनता के वो काम होने चाहिए, ना कि उनको हर छोटे काम के लिए देहरादून दौड़ना पड़े, कागजी कार्रवाई में ना उलझाए। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आम जन के जो कार्य है वो आसानी से सुविधाजनक तौर पर। हरिद्वार में बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के पहले राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी भवन का शिलान्यास किया। बता दें कि करीब
5 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह भवन 50 किशोरों की क्षमता वाला होगा, जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा इसका उद्देश्य विधि विवादित किशोरों को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। राजकीय विषय के परिसर में सुरक्षा के लिहाज से आज प्लेस ऑफ सेफ्टी का प्रयास किया, तो इसकी धनराशि 5 करोड़ 55 लाख के करीब। निश्चित रूप से ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि हमारे बच्चे जो 17 से 18 वर्ष के होते हैं उनसे न जाने किन परिस्थिति या किन कारणों से या ऐसी दूसरी असामान्य स्थितियां रहती है जहाँ पर वो जघन्य अपराध उनके हाथों से हो जाता है और वो उनको जब सजा देती है तो ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखना अपने आप में एक संघर्ष पूर्व में रहा करता था। आज जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूंगी कि उनके आशीर्वाद से आज एक ऐसे भवन का शिलान्यास हमने किया है जहाँ पे इस प्रकार के यानी कि हीनियस क्राइम किए हुए हमारे बच्चे जो सजा याफ्ता होते हैं उनको एक अलग परिसर, उनके लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी के रूप में आज 5 करोड़ 55 लाख की धनराशि से एक भवन निर्मित होने जा रहा है। निश्चित रूप से इस भवन के निर्माण से हमारे वो बच्चे वो समाज की पूरी धारा में सम्मिलित हो सके, इसके लिए अलग से उनका प्रशिक्षण, अलग से उनकी काउंसलिंग, ये सारा कराया जाना बहुत सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही पूर्व में जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें हमारे बच्चे जो हीनियस क्राइम वाले नहीं थे उनके साथ उनका रहना अपने आप में एक अव्यावहारिकता दिख रही थी, तो आज बड़ी सफलता मिली है। मैं समझती हूँ कि ऐसे बच्चे जो समाज से भटके हुए निश्चित रूप से इस प्लेस ऑफ सेफ्टी में रहते हुए समाज की धारा में शामिल होते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में भूमि कब्जे के प्रयास के दौरान हुई फायरिंग और मारपीट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 5 जुलाई की घटना में फरार चल रहे चौथे आरोपी तरुण सिंह उर्फ लखा को पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले 3 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने चौथे आरोपी को भी न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जांच आगे बढ़ा दी है। क्षेत्र में जो फायरिंग घटना हुई थी उसमें दिनांक 5/7/26 को जब मैं तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा एक गाड़ी आई और एक व्यक्ति जो है गाड़ी से बाहर निकल कर फायरिंग की और उसको साथी भी मौके पर मौजूद थे। उक्त घटना में गाड़ी और व्यक्ति की पहचान लोकल लोगों के द्वारा नहीं की जा सकी, लेकिन पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा और मुखबिरों आदि की इंफॉर्मेशन के द्वारा इनके बारे में सूचना एकत्र की गई। अभी हाल ही में हमारे द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गोली चलाने वाला अभियुक्त था जिसके बारे में जिसके पास जिसने गोली चलाई थी उससे तमंचा भी बरामद किया गया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, साथ ही उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम तरुण सिंह उर्फ लखा पुत्र मक्खन सिंह था, तो इसका नाम भी प्रकाश में आया। तो पुलिस टीम का गठन करके तुरंत इसी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए गए और पुनः हमारे मुखबिरों के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, डंप डेटा के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की गई और फिर अल्टीमेटली इसको जो है गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये व्यक्ति, इसका पूरा नाम है तरुण सिंह उर्फ लखा पुत्र मक्खन सिंह, निवासी मलिक नजीर थाना नानकमता, जिला उधमसिंह। हरिद्वार में ललिता गौतम हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया। साथ ही उनकी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच करवाई जाए। 8 जुलाई 2026 को मेरठ के रहने वाली ललिता गौतम जो छात्रा थी उसके साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। पहले उसका अपहरण हुआ और जब ललिता गौतम के जिन लोगों ने बलात्कार की हत्या की उसके विरोध में वहां के समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने बहन ललिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए जब डीएम आवास पर पहुंचे तो जिलाधिकारी आवास के कार्यालय थे जो दरवाजा था वो बंद हो गया। अब ये बताइए कि न्याय मांगने के लिए जब सर्वोच्च अधिकारी के पास जाते हैं उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर दिया तो लोग किस उम्मीद रखेंगे न्याय की। वो लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए। जब वो धरने पर बैठ रहे थे तो तभी तत्काल वहां के जो एसएसपी थे
वो आए और अविनाश पांडे, उन्होंने आकर निहत्थे दलितों पर जो ललिता गौतम के लिए न्याय मांग रहे थे उन पर लाठीचार्ज, थप्पड़बाजी शुरू कर दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि साल 2021-22 और 22-23 की जांच में 19 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान संदिग्ध पाए गए, जिनके खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई, जबकि अब पुलिस एसआईटी गठित कर पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी। देखिए, इसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसमें जांच कराई गई थी और जांच में जो फाइंडिंग्स आई है उसके बाद उनके द्वारा तहरीर दी गई है और उसमें अभी जैसा बताया गया है कि पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो भी आगे फाइंडिंग्स होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने शिक्षा संस्थान अभी 19 की सूचना प्राप्त है और इसके अतिरिक्त जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, अगर ऐसे कुछ और भी प्राप्त होते हैं विवेचना में, फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। पंजीकृत हुआ है, जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पंजीकृत कराया गया है और इसमें विभागीय जांच हुई थी और पहले इनकी विभागीय जांच में ये पाया गया है कि टोटल 19 संस्थान हैं हरिद्वार में जिनमें अनियमितताएं पाई गई इनके द्वारा विभागीय जांच में। और इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है NSP, जिसमें 2021-22 और 22-23 में जो छात्रवृत्ति वितरण हुआ है उसमें अनियमितताएं पाई गई और उस संबंध में इनकी विभागीय जाँच के बाद इनके द्वारा तहरीर देके कल मुकदमा लिखा गया है इसमें सिडकुल कोतवाली में। और इसमें जनपद स्तर पे एक SIT फॉर्म हुई है जो कि CO सदर सुरेश चंद बलूनी के अंडर में है और इसमें थानाध्यक्ष सिडकुल हैं और साथ में इनके 4 लोग और हैं। और अब इसमें प्रयास रहेगा कि टाइम से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको हम वाइंड अप करें और जो भी प्रगति होगी भविष्य में फिर आपसे शेयर करें। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर बहस तेज हो गई है। भानियावाला, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश को जोड़ने वाली 743 करोड़ रुपए की 4 लेन हाईवे परियोजना के लिए 7 मोद आरक्षित वन क्षेत्र में करीब 4,369 पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। NHAI की इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जैम से राहत और 4 धाम यात्रा को सुगम बनाना है, लेकिन पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने चिंता जताई है। रिपोर्ट देखें। जैसे जैसे विकास की गति बढ़ रही है, उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। 7 मोड़ आरक्षित वन में 743 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 4 लेन के राजमार्ग परियोजना के लिए लगभग 4,369 पेड़ काटे जा रहे हैं, जो भानियावाला, जॉली ग्रांट हवाई अड्डे और ऋषिकेश को जोड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, यातायात जाम को कम करना और 4 धाम यात्रा के दौरान आवागमन को सुगम बनाना है। साथ ही आसपास के जंगलों पर इसके प्रभाव को कम करना है। क्योंकि ये सेक्शन एक क्रिटिकल फॉरेस्ट सेक्शन से निकलता था, तो उसमें हमने प्लानिंग स्टेज में ही अपना कुछ ऐसे मेजर्स इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कराए कि फॉरेस्ट एरिया हम मिनिमम डाइवर्ट कराएं। हम जो एनिमल्स वहाँ पे फ्रीक्वेंटली हाईवे आज की डेट में करंटली रोड से क्रॉस करते हैं, उनको सूटेबल क्रॉसिंग की स्पेस प्रोवाइड करें, जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो। इन सब मेजर्स को रखते हुए टोटल 3.5 किलोमीटर लंबा एक एलिफेंट एंड एनिमल अंडर एलिवेटेड कॉरिडोर इसमें प्लान किया गया है। 5 लोकेशंस को इंक्लूड करते हुए टोटल ये लेंथ है। इसके अलावा पाइप कल्वर्ट्स, बॉक्स कल्वर्ट्स दिए गए हैं फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स, जो कि वो इजीली क्रॉस कर सकें। हालांकि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं। स्थानीय निवासी और पर्यावरणविद मौजूदा सड़क को चौड़ा करने की जरूरत पर ही सवाल उठा रहे हैं।
उनकी दलील है कि बेहतर यातायात प्रबंधन और वैकल्पिक मार्ग अपनाने से क्षेत्र की हरियाली को संरक्षित और पर्यावरणीय नुकसान को कम किया जा सकता था। सभी रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। और रही सिर्फ ये 7 मोड़ की बात, तो पूरा पहाड़ से आगे ऋषिकेश से पूरा पहाड़ी चालू होता है और सब कर्व है ना, कहीं प्लेन नहीं है ना रोड। तो पहले वो सारी रोड भी सीधी कर दीजिए, वहाँ भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। रोज खाई में बसें गिरी होती हैं, रोज ओवर स्पीड कर रहे होते हैं। वहाँ तो ऑल वेदर रोड बन गया ना, फिर रोज वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। क्यों नहीं आज तक उसको क्योर कर पा रहे? ये और पेड़ क्यों काट रहे हैं? पहले उसको तो क्योर कर दें। सर यहाँ पे ऑप्शन दीजिए, आप यहाँ कैमरा लगाइए, स्पीड का चालान काटिए, आप एक लिमिट चालान कर दीजिए, आप लिमिट स्पीड कर दीजिए। क्यों नहीं कर रही है सब आप लोग? हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, वृक्ष होंगे नष्ट तो सांस लेने में होगा कष्ट। ये सिर्फ हमको ही नहीं है, सांस हर किसी को लेनी है, चाहे आप राजनेता हो, चाहे आप फॉरेस्ट में हो, चाहे आप पुलिस के हो, चाहे आप किसी में भी हो, सांस हर किसी को लेनी है। तो इसलिए हम यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिलों में दर्द है। जो ये पेड़ सालों साल से हमारे लिए खड़े थे, वो आज पड़े मिले हैं यहाँ पे, तो हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमें बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए हम इस विरोध में खड़े हैं कि इस रोड में जाम की कोई जरूरत, जाम लगता ही नहीं है, चौड़ीकरण की कोई जरूरत नहीं है। ऋषिकेश तक कोई जाम नहीं है, ऋषिकेश में जाम है तो आप वहाँ ध्यान दीजिए ना। हमारे पास विकल्प भी बहुत थे, हम विकल्प भी थे। अगर हम सड़कों के केवल किनारे पेड़ों को न काटते तो हम ऊपर एक ऐसी अंडरग्राउंड रेल वो भी बना सकते थे। अगर आप देखें कि वहाँ नीचे ऋषिकेश से अंदर ही अंदर अगर हम भानेवाला तक एक वो सुरंग टाइप करके रास्ता बना देते तो हमारे पेड़ बच जाते। दूसरा विकल्प ये था कि जो नहर जा रही है उधर तक भानेवाला तक, उसी में सारे पेड़ पहले से ही कट रखे हैं, वो काफ़ी चौड़ा है। अगर उसी क्षेत्र को हम चौड़ा करके आगे बना लेते तो वो भी एक विकल्प था। और दूसरा विकल्प ये था कि जो हाथी का कॉरिडोर है वो, उसके ऊपर हम फ्लाईओवर बना देते। जहां तक ये सड़क हम चौड़ी करने की बात कर रहे हैं तो एक 2 लाइन बन जाती है, एक नीचे से आने के लिए, ऊपर से जाने के लिए। तो ये भी एक विकल्प था। जहां इस परियोजना का मकसद संपर्क को बेहतर बनाना है, वहीं इसने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने को लेकर बहस को फिर से छेड़ दिया है। एक ऐसा मुद्दा जो उत्तराखंड के भविष्य के लिए अहम बना रहेगा। उत्तरकाशी में विकास नगर यमुनोत्री राजमार्ग चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सारीगाड़ कंडारी मोटर मार्ग का जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क खराब होने से नकदी फसलों को बाजार तक पहुंचाने में आ रही परेशानी बताई। वहीं जिलाधिकारी ने एनएच बड़कोट को जल्द मरम्मत कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों की मांग पर अतिरिक्त सड़क निर्माण को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। सयाना चट्टी और सारीगाड़ का लिए था। सयाना चट्टी में जो ऊपर 500 मीटर ऊपर सयाना चट्टी गांव से जो स्लाइड आया है, जिसकी वजह से करीब 400 मीटर नुकसान हुआ है रास्ते का। तो वो एनएच हम लोग सभी संबंधित विभागों के साथ निरीक्षण किया है। लगभग 7 दिन का उन्होंने टाइम पीरियड मांगा है रोड को वापस सुचारू करने के लिए। लेकिन चूँकि यात्रा भी गतिमान है यमुनोत्री की और गंगोत्री की, तो उसको देखते हुए हमने एक अस्थायी 9 तारीख को जब घटना हुई थी उसी दिन हमने एक अस्थायी बना दिया था पैदल रास्ता 150 मीटर का। डीआरएफ की तैनाती कर दी, किसी तरह से दिक्कत ना हो। दूसरा ट्रांसशिपमेंट के द्वारा यात्रा भी चल रही है। सर सारीगाड़ से कंडारे को लेकर बार अभी सभी लोगों के साथ, तो आप मेरे साथ ही उपस्थित हैं सारे लोग, हमारा पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, और उनका कहना है कि जो वाइडनिंग हुई, वाइडनिंग के बाद अभी एक पोर्शन रोड का मैंने देखा है वो कटा है। कटने से ऊपर जो रोड चल रही थी कंडारी वाली वो प्रभावित हुई है। तो उससे हमारे सारे समस्या बार-बार बनी हुई क्षेत्र में। उसके लिए आप लोगों ने मुझे एक प्रस्ताव दिया है, चर्चा हुई हम लोगों की। आप लोगों ने एक लगभग 700 मीटर नया रोड, अल्टरनेट रोड का प्रस्ताव दिया है, जिससे कि इनका आगे भविष्य में ये समस्या ना रहे। हमने भी देख लिया टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने, मैंने इनको कहा है कि हमारी जो स्कीम्स हैं, जिसमें राज्य सरकार की और केंद्र की और स्टेट सेक्टर में पीडब्ल्यूडी की, जिसमें तीनों में जिसमें सबसे इजीली और कम समय में काम हो जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।